1 या 2 मार्च को बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। एक तरफ कांग्रेस अपना घर संभालने की समस्या से जूझती नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के अंदर मजबूत नजर आ रही है। पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों का नाम सामने आ सकता है और 1 या 2 मार्च को बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके अंदर बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में मजबूत दावेदारी के साथ उभरती हुई नजर आ रही है और अपनी पहली लिस्ट का ऐलान भी कर सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं, रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, अगर बात की जाए कांग्रेस अपने कला से जूझती हुई, उसकी बीमारी का इलाज करती हुई, क्राइसिस मैनेजमेंट करती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी पहली लिस्ट और पहली लिस्ट के अंदर प्रधानमंत्री जैसे उम्मीदवार के नाम का ऐलान। प्रणय, देखिए, कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी को इसकी कहीं ना कहीं भनक थी, इसलिए हिमाचल की जगह पर उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य बनना मंजूर किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे अनभिज्ञ हैं। वो पहली सूची जो जारी होगी 1 या 2 तारीख को, उसमें सबसे पहला नाम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और एक बार फिर से संभावना जताई जा रही है कि बनारस से ही वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की भी घोषणा होने की संभावना है। 29 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। और मैं आपको पढ़ने बता दूं कि अभी बीजेपी मुख्यालय में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए, थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा भी वहां पहुंच जाएंगे। 14 राज्यों का कोर ग्रुप की बैठक है, अलग अलग समय में बैठक होगी, जिसमें संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष, जानते हैं कोर ग्रुप की बैठक जब होती है तो किस तरह की बैठकें होती हैं। तो 29 तारीख से पहले आज बड़ी तैयारी, और 1 या 2 तारीख को जो पहली सूची, जिसके अंदर वाराणसी भी शामिल है, ये 100 सीटें कौन कौन सी हो सकती हैं, ये किन किन राज्यों, क्या ये जो बीजेपी की सबसे मजबूत सीटें हैं वहां उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले किया जाएगा, या जैसे पहले आप रिपोर्ट करते रहे हैं कि जो सबसे कमजोर सीटें हैं उन पर सबसे पहले ध्यान दिया जा रहा है ताकि वहां पर जो उम्मीदवार हैं उनको काम करने का सबसे ज्यादा वक्त मिल सके? बिल्कुल, प्रणय, जिन मंत्रियों को राज्यसभा से वंचित कर दिया गया है, जो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी इस पहली सूची में, ऐसा संभावना जताई जा रही है। क्योंकि जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा समय मिले, क्योंकि बहुत समय से वो राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं गए हैं, जनसभा में नहीं गए हैं, तो उनको समय मिल जाए। जो हारी हुई सीटें हैं उसकी संभावना जताई जा रही है। कुछ बड़े नाम होंगे, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक परिपाटी भी है, परंपरा भी है कि जो सर्वोच्च नेता होता है उसका पहली सूची में पहला नाम होता है। आपने देखा कि लाल कृष्ण आडवाणी, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी का भी यही चलता था, तो अब माना जा रहा है। और इसके अलावा जो फर्स्ट फेज के इलेक्शन होने वाले हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हो या फिर दूसरे उत्तर प्रदेश के कुछ सीटों को लेकर, जिसमें हारी हुई सीटें भी है, इनके भी उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है 1 या 2 मार्च को। बिल्कुल, इसे कहा जाता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यानी सबसे आगे से अगुवाई करते हुए चुनाव की चुनौती के अंदर, चुनावी समर में उतरने की तैयारी। लेकिन रविंद्र, अगर बात की जाए सीटों की संख्या की, तो 2019 के अंदर बीजेपी ने अपने इतिहास की अब तक की सबसे ज्यादा 437 सीटों के ऊपर जो है चुनाव लड़ा था। लेकिन क्या यह माना जाए कि 2024 के अंदर यह आंकड़ा और बढ़ाने जा रही है क्योंकि टारगेट बड़ा रखा गया है? सही में, क्योंकि हालांकि कुछ एनडीए के सदस्यों की संख्या बढ़ी है, घटक दलों की संख्या बढ़ी है, उनको भी सीटें देनी है। लेकिन बीजेपी ने पहले ही ये बात कह दी थी, ऐलान कर दिया था कि वो पिछले बार से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस बार, क्योंकि जो अलायंस पार्टियां हैं उनकी राज्यों में बहुत ज़्यादा सीटों की मांग बहुत ज़्यादा नहीं होगी। खासकर आप देखिए कि चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, उनके बड़े बड़े नेताओं का यही कहना है कि हम तो ये पार्टी ही बनाई है बीजेपी ने, मुख्यमंत्री बनाया है बीजेपी ने, ऐसे में हम बहुत ज़्यादा डिमांड कर नहीं सकते हैं। हाँ, अजीत पवार की कुछ डिमांड होगी, वहां दिया जा सकता है। नीतीश कुमार की अपनी जो सीटें हैं वहां पर निगोशिएशन, पिछली बार से कुछ कम सीटें होंगी, वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तमिलनाडु में बीजेपी के पास पूरा मौका है इस बार अपनी दावेदारी वहां पर पुख्ता करने को, क्योंकि एआईएडीएमके से अभी उनके पास गठबंधन हुआ नहीं है। केरल में पूरा स्कोप खाली है उनके पास। तो बीजेपी पिछले बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टारगेट भी दिया 370 सीटें, क्योंकि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है, ज्यादा सीटें जीतनी है, और इसलिए 370 का टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की किस तरह की तैयारी है। पहले फेज के या फिर हारी हुई सीटों को लेकर राज्यसभा से वंचित मंत्रियों को और प्रधानमंत्री का नाम एक कहीं ना कहीं यूफोरिया लाने की कोशिश की जाएगी। मोदी गारंटी, मोदी चेहरा, मोदी के कामकाज। बिल्कुल रविंद्र, इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि चूंकि लक्ष्य 400 का रखा गया है, 400 पार की बात इसके नारे जो हैं बीजेपी के नेता बुलंद कर रहे हैं, इसलिए जाहिर तौर पर बीजेपी को ज्यादा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन सवाल इस चीज को लेकर भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी कई बार इस तरीके के सरप्राइज करती है, तो इस पहली लिस्ट के अंदर किन सरप्राइज की उम्मीद की जा रही है और आप लोग क्या जानकारी हासिल कर रहे हैं इन सरप्राइजेस को लेकर?
देखिए सरप्राइजेज में बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक अनुमानित है। देखिए हाँ, सरप्राइजेज में होंगे कि जो ऐसे चेहरे होंगे जो नए चेहरे होंगे। एक बात और पढ़ना है, ये समझने वाली बात है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है, जिन उम्मीदवारों को, नए चेहरों को लाया जाएगा, पार्टी जो सोर्सेज के अनुसार ये अगले 10 साल के लिए पार्टी की कमान संभालेंगे। यानी 2024 का जो उम्मीदवार होगा उसमें 60, 70, 80% जो उम्मीदवार होंगे वो 2029, 2034 तक पार्टी की कमान संभालेंगे, पार्टी की नैया को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जनरेशनल शिफ्ट किया जाए, या कह सकते हैं कि जो वरिष्ठ हैं उनको अब आगे मौका नहीं मिलेगा। जो 4 बार 3 बार 5 बार के सांसद हैं, यानी नए को मौका दिया जाएगा। नड्डा ने, अमित शाह ने जिस तरीके की मीटिंग्स की हैं, कई क्राइटेरियाज बनाए गए हैं। इस पहली लिस्ट के साथ क्या माना जाए कि वो क्राइटेरियाज भी सामने आ जाएंगे जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, चाहे वो जनरेशन शिफ्ट हो या 2 बार से ज्यादा के ऐसे सांसद जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है उनको टिकट नहीं देना हो? क्या क्या क्राइटेरियाज इस समय सेट होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होता है, ये गृहमंत्री अमित शाह भी कहते हैं, लेकिन रणनीति होती है गृहमंत्री अमित शाह का, और उसमें जातीय समीकरण काफी पुख्ता होता है। उनका जमीन पर माइक्रो मैनेजमेंट, ये बीजेपी पहले जो मैनेजमेंट करती थी, अब माइक्रो मैनेजमेंट आप पढ़ने बहुत सालों से बीजेपी खुद कवर करते हैं, आपने देखा होगा कि अब जो जमीन पर कौन सा कास्ट का कितने वोट है और उसको कैसे अपने पाले में लाया जाए। आपने उत्तर प्रदेश में देखा कल जिस तरह से हुआ, वहां पर राज्यसभा चुनाव के लिए जिस तरह से हुआ कि जातीय समीकरण को साधते हुए उन नेताओं को अपने पाले में लाया गया है और उससे अमेठी रायबरेली को और पुख्ता किया गया है। यानी इसी तरह के वो जातीय समीकरण भी आपको देखने को मिलेंगे, नए चेहरे देखने को मिलेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गरीब की परिभाषा है, नया परिभाषा है, युवाओं को, महिलाओं को और किसानों को इसमें बड़ी संख्या में मौका मिलेगा। जल्दी से ये भी बताइएगा कि बीजेपी के लिए इस समय वो उत्तर भारत के अंदर लगभग एक सैचुरेशन की स्थिति में है, लेकिन एक मुख्य जो चुनौती है उसे दक्षिण का मोर्चा कहा जा सकता है। दक्षिण भारत के अंदर भी क्या मजबूत दावेदारी के साथ उतारने के लिए कुछ बड़े नामों को दक्षिण भारत की सीटों से उतारा जा सकता है? आपने देखा कि प्रधानमंत्री लगातार अभी हाल फिलहाल में तीसरी बार केरल गए हैं, 3-4 बार वो तमिलनाडु पहुंच गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल और तमिलनाडु पर है। आंध्र प्रदेश में उन्होंने एक तरह से टीडीपी के साथ समझौता हो ही गया है, लगभग ऐलान होना बाकी है। पवन कल्याण के साथ समझौता हो गया है, उसका ऐलान होना बाकी है। तो आप समझ सकते तेलंगाना में बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस और बेहतर करेगी। आंध्र प्रदेश में एलाइज के साथ 2-4-5 सीटें जीतने की कोशिश करेगी, लेकिन पूरा स्कोप अगर है बीजेपी के पास तो तमिलनाडु में अपना परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए उम्मीद की जा रही है पार्टी के नेताओं द्वारा कि वहां से 4 से 6 सीटें हम जीत सकते हैं। केरल में 2 से 3, यानी 370 का जो आंकड़ा है बहुत बड़ा आंकड़ा है। पार्टी नेताओं को भी पसीने आ रहे होंगे। शुक्रिया नवाज, तमाम जानकारी के लिए रविंद्र आपका। तो जाहिर तौर पर बीजेपी की जो पहली लिस्ट आएगी उसमें 100 जो उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान होगा, जिसमें प्रधानमंत्री का नाम भी शामिल होगा। जी न्यूज़।